जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अभय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको भारतीय संविधान को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो उसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच में। और आज हम जो देखेंगे वो भारतीय संविधान से संबंधित कुछ शब्दों को देखेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो शब्द है वह है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था किसी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। अगर आप लोग साथ में हो सके तो लिखते चलिएगा। किसी समाज को चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है वह राज्य व्यवस्था कहलाती है। यानी कि किसी समाज को चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है वह राज्य व्यवस्था कहलाती है। अगर इसे हम साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें तो राज्य व्यवस्था मान लीजिए कि जैसे कि आपका परिवार है और परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई ये परिवार है और इसमें 10 लोग रहते हैं। अब 10 लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, अलग अलग उनकी सोच हो सकती है। अब उन्हें किस तरीके से सबको साथ में रखा जाए और कैसे उसमें इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अलग नहीं होगा, उसके लिए एक व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है जिससे कि परिवार को चलाया जा सके। उसे ही हम कह देंगे कि हाँ, राज्य व्यवस्था है। क्योंकि किसी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है वह राज्य व्यवस्था कहलाती है। राज्य व्यवस्था के 2 प्रारूप होते हैं। पहला जो है वह है राज्य। पहला है राज्य और दूसरा है संविधान। दूसरा है संविधान। पहला है राज्य और दूसरा है संविधान। तो पहले हम थोड़ा सा राज्य को समझने की प्रयास करते हैं कि राज्य किसे कहा जाएगा। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि राज्य किसे कहा जाएगा। राज्य की परिभाषा क्या होती है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और कई बार ये कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है राज्य की परिभाषा की। अगर किसी क्षेत्र को हमें अगर राज्य कहना है तो उसमें क्या क्या होना जरूरी है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी क्षेत्र को एक राज्य कहने के लिए उसमें 4 चीजों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है जनसंख्या और दूसरा है पहला है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग। क्योंकि अब मान लीजिए जनसंख्या बहुत है लेकिन आपके पास कोई निश्चित क्षेत्र ही नहीं है तो फिर राज्य नहीं हो पाएगा। और अगर आपके पास जनसंख्या है और भूभाग नहीं है तो फिर राज्य नहीं हो पाएगा। और तीसरा जो है वो है सरकार। और जो चौथा है वो है संप्रभुता। इन 4 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। इन 4 चीजों में से अगर कोई भी एक चीज मिसिंग है तो वह राज्य की श्रेणी में
नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में भूभाग तो है, लेकिन उसमें रहने के लिए जनसंख्या नहीं है, तो फिर वह राज्य नहीं रह जाएगा। अब मान लो कि आपके पास जनसंख्या भी है, भूभाग्य भी है, लेकिन आपके पास कोई सरकार नहीं है। अब मान लो कि किसी क्षेत्र में 20 लोग रह रहे हैं। अब वो लोग, कोई अपना कानून बना रहा है, कोई अपना कानून बना रहा है, कोई अपना कानून बना रहा है, कोई किसी को जाके पीट दे रहा है, कोई किसी को जाके पीट दे रहा है, तो फिर वह कैसे हम कह देंगे कि वह राज्य है? क्योंकि उसमें जो विचार हैं, जो अभिव्यक्ति है, वो सबकी अलग अलग है। कोई कहता है जाके किसी जमीन पे कब्जा करके, भाई ये तो मेरा ही है। अब उस अगर किसी ने बोल दिया कि ये जमीन मेरी है, अब उसमें आपके पास सरकार तो है नहीं, तो आप कैसे कह देंगे कि हाँ नहीं मैं सरकार के पास जाऊंगा या किसी के पास जाऊंगा, क्योंकि उसे चलाने के लिए सरकार है ही नहीं। तो फिर हम ये नहीं कह सकेंगे कि हाँ ये भूभाग हमारा है। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास में जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार भी है, लेकिन सरकार दूसरे के इशारे पे चलती है। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान हमेशा चाइना और पाकिस्तान और अमेरिका की गोद में बैठा रहता है। अब्बू जान जो कहेंगे वो मैं करूंगा, तो वही वाली हाल है। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये तीनों चीज है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। अब हम अपने क्षेत्र को चलाने के लिए कोई योजना बना रहे हैं कि हाँ हम ये योजना अपने क्षेत्र को चलाने के लिए बनाएंगे, लेकिन उसमें कोई दूसरा व्यक्ति आके उसे बदल दे रहा है, उसे प्रभावित कर दे रहा है। तो अगर ऐसा है, इन चार चीजों में से अगर कोई भी एक चीज मिस है, तो हम कहेंगे कि वह राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं, राज्य की परिभाषा में चार चीजों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है भू भाग, दूसरा है जनसंख्या, जनसंख्या और तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता संप्रभुता का इनमें से अगर कोई भी एक मिस होगा तो वह सरकार की परिभाषा में नहीं आएगा। अब इस राज्य को चलाने के लिए हमें एक सरकार की जरूरत पड़ती है। तो हम देख लेते हैं सरकार की परिभाषा। सरकार जो है वो किसी राज्य को एक भौतिक रूप प्रदान करता है। सरकार किसी राज्य को एक भौतिक रूप प्रदान करता है, एक भौतिक रूप प्रदान करता है। सरकार के तीन अंग होते हैं। सरकार की प्रकार भी कई होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आप लोगों को हल्का सा बता दे रहा हूं। सरकार के तीन अंग होते हैं। पहला जो है सरकार, पहला जो है वह है विधायिका, विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका। किसी सरकार में इन तीन चीजों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कि जैसे सरकार है, सरकार में सिर्फ विधायिका विधायिका है। अब इसने कानून तो बना दिया, लेकिन अब इसे लागू करवाने कौन जाएगा? उसके लिए भाई किसी दूसरे की जरूरत तो पड़ेगी ना, क्योंकि
विधायिका ने मान लो कि संसद में बैठ के कानून को बना तो दिया, लेकिन उसे ग्रामीण क्षेत्र में या जमीनी स्तर पर जो व्यक्ति अशिक्षित हैं या शिक्षित हैं, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए उनका कोई भी तो आधार होना चाहिए जो उसे ले जाके ग्रामीण स्तर पे उसे भेजे और उसे लागू करवाए। इसके लिए किसी का होना बहुत जरूरी हो जाता है ना, तो उसके लिए है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका जो विधायिका किसी कार्य को या किसी कानून को जो बनाती है, उसे जो लागू कराने का कार्य है वो कार्यपालिका करती है। अब मान लीजिए कि कोई विधेयक बन गया और वो जमीनी स्तर पर लागू भी हो गया, लेकिन सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो लोगों की संप्रभुता, उनकी स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है, तो अब वो शिकायत करने किसके पास जाएंगे? तो वो जाएंगे न्यायपालिका के पास। वो जाएंगे न्यायपालिका के पास। वो अपनी शिकायत को लेकर न्यायपालिका के पास जाएंगे और कहेंगे कि देखिए, इस कानून को सरकार ने, यानी सरकार की एक अंग ने, विधायिका ने बनाया था और ये कानून में ये कमियां हैं। तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी? विधायिका के उस कानून की जांच करेगी कि हाँ, इसमें क्या क्या कमी है और इससे लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकता है। फिर जब न्यायपालिका उसकी जांच करेगी तो उसमें जो अंश लगेगा कि हाँ, ये जनता के लिए अच्छा नहीं है, उसे वो या तो उस भाग को हटा देगी। जैसे मान लीजिए कि कोई कानून बनाया गया, तो इसमें मान लीजिए कि पूरी बातें सही हैं, लेकिन थोड़ी ऐसी बात हैं जो सही नहीं है, जो लोगों की संप्रभुता का हनन करती हैं। तो न्यायपालिका कहेगी या तो आप पूरे कानून को पूरी तरीके से समाप्त कर दीजिए या फिर आप उसके एक भाग को समाप्त कर दीजिए जो उसके जो जनता के संप्रभुता का हनन करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, सरकार की जो परिभाषा है और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्र। राष्ट्र 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 की जो भावना है वो लोगों के अंदर किसी भी तरीके से आ सकती है, चाहे उनकी बोली हो, चाहे उनकी बोली हो या उनकी भाषा हो या उनकी संस्कृति हो, ये किसी भी आधार पर जो एक व्यक्ति का समूह है उसके अंदर किसी एक क्षेत्र को लेकर एक भावना जो उत्पन्न होती है उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी कि राष्ट्र उन व्यक्तियों के अंदर जो एक विचार उत्पन्न होता है कि हाँ, इनसे हमारी भाषा मिलती है या इनसे हमारी संस्कृति मिलती है या इस क्षेत्र से हमारी ये चीजें मिलती हैं, कोई भी चीज आप ले लीजिए, तो वो एक उनके अंदर फिर एक भावना उत्पन्न होगी कि हाँ, ये हमारे ही तो हैं। तो फिर उनके अंदर एक भावना जो उत्पन्न होगी उसी को हम नाम देंगे राष्ट्र का। यानी कि उनके अंदर धर्म को लेके, जाति को लेके, भाषा को लेके जो भी मतलब अपने अंदर विचार उत्पन्न होगा उस क्षेत्र को लेकर किसी भी आधार पर, वह धीरे धीरे उन लोगों के अंदर एक राष्ट्र की भावना को उत्पन्न करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। इससे आगे की जो शब्द हैं उन्हें हम फिर अगली वीडियो में समझेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। जय हिंद।